नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूं महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे की राजनीति है उसके बारे में। आज मैं बात करूंगा कि एकनाथ शिंदे अभी भी यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस की सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं या उनकी ताकत को चुनौती दे रहे हैं। यह बात लोगों को समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअली वो कौन सी ताकत है जिसके भरोसे एकनाथ शिंदे अभी भी महाराष्ट्र में अपनी भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं या फिर फडणवीस को चुनौती दे रहे हैं। या चुनौती देने की बजाय नया शब्द इस्तेमाल करूं तो फडणवीस से भिड़े हुए। तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक ऐसी स्थिति है महाराष्ट्र में कि आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार बहुत सुरक्षित है। एकनाथ शिंदे लाख टांगा पलटने की बात करें, अगर सरकार गिराने की बात हो तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार को नहीं गिरा सकते। कल अगर वो साथ छोड़ के चले जाए तो भी सरकार नहीं गिरती है। अजीत दादा पवार उनके साथ हैं, फडणवीस के साथ। मैं तो इससे आगे बढ़ करके किसी एक्सट्रीम पे अगर जाऊं, अगर मैं मान के चलूं कि भाई महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हो जाए कि भाई एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, जो कि असंभव सी बात है, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, शरद पवार और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सब एक साथ मिल जाए तो भी शायद आज के हालात में शायद फडणवीस की सरकार नहीं गिरती है। विधायकों में जो निर्दलियों की इतनी बड़ी संख्या है, शायद फडणवीस सत्ता बचाने में कामयाब हो जाए। तो माने एक इतनी मजबूत सरकार जिसके लिए बहुत दूर दूर तक जिसके गिरने की संभावना नहीं दिख रही है, उस सरकार में उप मुख्यमंत्री होकर के भी अगर एकनाथ शिंदे लगातार भिड़े हैं मुख्यमंत्री से या अपने लिए कुछ भविष्य तलाश रहे हैं, तो बेसिकली वो उनको ताकत कहाँ से मिलती है। ये बात परेशान करने वाली बात है, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। दरअसल इसके लिए थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो ये बात समझ में आती है कि जब विधानसभा चुनाव के बाद फडणवीस तब भी भाजपा के सबसे बड़े नेता थे और भाजपा के पास विधायकों की 132 विधायकों की ताकत थी। बावजूद इसको फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने में इतना लंबा समय लगा। इसका एकमात्र कारण ये था कि भाजपा के अंदर भी फडणवीस का एक बड़ा विरोधी खेमा था, महाराष्ट्र में भी। और महाराष्ट्र का जो विरोधी खेमा है फडणवीस का, वो कहीं न कहीं फडणवीस से गहरे नाराज था। भाई उसमें लोगों का मानना है कि फडणवीस ने काफी नेताओं को निपटाया है, काफी लोगों की ताकत खत्म कर दी है। और जो फडणवीस विरोधी खेमा था उसके पास कोई नेता नहीं था। फडणवीस विरोधी खेमा एकनाथ शिंदे को कहीं न कहीं उस वक्त भी मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और इसका फायदा दिल्ली की जो भाजपा लीडरशिप है उसने भी उठाना शुरू किया, क्योंकि दिल्ली की जो भाजपा लीडरशिप है वो भी चाहती थी कि शायद फडणवीस की बजाय एकनाथ शिंदे यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए, या उसको लेकर के वो कहीं न कहीं रिजॉल्व कर रही थी, इशू को हल करने की कोशिश कर रही थी। और फडणवीस उनके एक तरह से सबसे बड़े चहेते नहीं थे चेहरे, लेकिन फडणवीस फाइनली यहाँ पे ताकतवर बन के उभरे और संघ का सपोर्ट मिला, फडणवीस की ताकत फिर से खड़ी हो गई। लेकिन सवाल है कि आज भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में भाजपा का उधड़ा काम कर रहा होगा, या एकनाथ शिंदे के लिए वो मालूम है कि भाजपा के अंदर उधड़ा मेरे साथ है, कहीं न कहीं वो सिंपैथाइज है करता है मुझसे, या एकनाथ शिंदे से सिंपैथाइज करता है, एकनाथ शिंदे जानते हैं। और एक और स्थिति है कि जो सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की है, कम से कम अमित शाह की बात करें, मोदी अमित शाह में, वो भी कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे से अच्छे रिश्ते रखते हैं। एकनाथ शिंदे पे यह आरोप भी लगा कि अमित शाह पे आरोप लगा कि वो एकनाथ शिंदे से उनके गहरे ताल्लुक हैं, उसको पुश करते हैं वो। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जो जब उन्होंने शिवसेना छोड़ा था तब उनके ऊपर आरोप था कि भाई वो ईडी सीबीआई के डर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में दबाव में आकर के उन्होंने सेना तोड़ने की कोशिश किया, उस तरह का पूरा जमघट खड़ा किया। आज वो एकनाथ शिंदे आज के दौर में भी अगर अमित शाह अगर उनका साथ न देते या उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो क्या वो फडणवीस से निपट सकते हैं? फडणवीस ने खुद उनके तमाम सारे मुख्यमंत्री के समय के जो काम है उस पर उन्होंने जान बिठा रखी है और एक तरह से एजेंसियों को सौंपने की तैयारी में है वो। तो एक तरह से इतना बड़ा जोखिम तो एकनाथ शिंदे नहीं उठा सकते। जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे को सपोर्ट जहां महाराष्ट्र के अपने उस धड़े का है, वहीं कहीं न कहीं भाजपा की दिल्ली लीडरशिप का है। अब सवाल उठता है कि भाजपा की जो दिल्ली की लीडरशिप है या अमित शाह जैसे लोग हैं, वो एकनाथ शिंदे को पुश कैसे कर सकते हैं, क्योंकि संघ परिवार की भी तो नजर इसके ऊपर है। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाजपा के खिलाफ कोई पार्टी काम करेगी या कोई बीजेपी की लीडरशिप काम करेगी या भाजपा कोई धड़ा काम करेगा, ये किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये धड़ा और ये लीडरशिप अगर एकनाथ शिंदे को पुश करना चाहती होगी तो उसके पास कुछ तार्किकता है। और ये माना जा रहा है कि जो एकमात्र तार्किकता है वो ये है कि अगर एकनाथ शिंदे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दें और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में महाराष्ट्र में बहुत ताकतवर बन जाएगी और अकेले अपने भरोसे सरकार बनाने की स्थिति में होगी। आज की तारीख में 190 के आसपास विधायक होंगे भाजपा के, अगर एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं तो। यह मामला सिर्फ आज के विधायकों की संख्या का नहीं है,
और न तो मैं वोट परसेंटेज की बात करता हूँ। बेसिकली सच्चाई तो यह है कि 2014 में जो भाजपा का वोट परसेंटेज था 2024 में भी उसी के आसपास है, और एकनाथ शिंदे का वोट मिला करके काफी बड़ा हो जाता है। मैं उस तरह के कॉम्बिनेशन की बात नहीं करता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी महाराष्ट्र में जहां खड़ी है, अगर एकनाथ शिंदे की ताकत उनसे मिल जाती है, एकनाथ शिंदे का सपोर्ट बेस वो काफी बड़ा है, वो कार्यकर्ताओं में उनकी गहरी पैठ है। जो लोग जुड़े हों एकनाथ शिंदे के नाम पे जुड़े हैं, जो लोग उनके साथ हैं वो उनके पर्सनल रैपो के साथ हैं, उनके ऑरा के साथ हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो बीजेपी के वोट शेयर को बढ़ा देते हैं, और बीजेपी का वोट शेयर वहां पहुंच जाता है जहां उसे किसी अड़ाई की जरूरत न पड़े। तब एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि महाराष्ट्र की तमाम सारी पार्टियां एक तरह से भाजपा के खिलाफ गोलबंद होकर ही चैलेंज कर पाएंगी। अकेले चैलेंज करना किसी के लिए नामुमकिन हो जाए। कांग्रेस, शरद पवार, अजित पवार और उद्धव ठाकरे मिल के शायद भाजपा को तब चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, तब भाजपा अपनी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बन सकती है। और भाजपा का सपना है, भाजपा तमाम सारे राज्यों में अपनी पार्टी को इतना बड़ा बनाना चाहती है, महाराष्ट्र हो या कोई और प्रदेश। भाजपा महाराष्ट्र में भी बिहार की तरह अजित दादा पवार को जो है नहीं ढोना चाहेगी, क्योंकि भाजपा किसी नीतीश कुमार को नहीं पैदा करना चाहती। आज बिहार जैसे राज्य में भाजपा के पूरे उत्तर भारत में परचम लहरा रहा है, लेकिन बिहार में भाजपा नीतीश कुमार से पिन नहीं छुड़ा पा रही। महाराष्ट्र में भी भाजपा की कोशिश होगी कि कोई ऐसा एलआई न हो कि उसी के भरोसे हम फंस जाए। भाजपा जो है पार्टी को विस्तारित करना चाहती है, और यही कारण है कि भाजपा का वो धड़ा जो एक तरह से फडणवीस विरोधी है, या फिर वो सेंट्रल लीडरशिप के वो लोग या अमित शाह जैसे लोग जो चाहते होंगे कि एक तरह से महाराष्ट्र में फडणवीस के बजाय अमित शाह, फडणवीस के बजाय अगर एकनाथ शिंदे आ जाते हैं तो बेहतर होगा। उनके पास भी ये तार्किकता है, और इसी तार्किकता को लेकर के भाजपा में हलचल होगी, और एकनाथ शिंदे इसको देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे उसको पहचानते हैं, तभी वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं एक तरह से फडणवीस के सामने। सच्चाई यही है कि अगर एकनाथ शिंदे भाजपा में आते हैं तो भाजपा की ताकत काफी बढ़ जाती है। एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े मराठा नेता हैं। शरद पवार डिक्लाइन के समय की तरफ है, अजित दादा पवार की क्रेडिबिलिटी नहीं है, और एकनाथ शिंदे जमीन के मराठा कार्यकर्ता हैं। खास बात यह है कि वो विदर्भ और मराठवाड़ा से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक उनकी पकड़ है, कोकड़ तक उनकी रीच है। तो अगर इतना बड़ा नेता भाजपा को मिलता है तो भाजपा के पास महाराष्ट्र में काफी बड़ा फायदा हो सकता है, और उसको भाजपा देख रही होगी। संघ के अंदर भी इस बात को लेकर के लोग हैं जो इस बात को रीड कर रहे हैं, और शायद इसी बात को हवा दे रही है या दे रहे होंगे वो लोग जो कहीं न कहीं फडणवीस को निपटाना चाहते हैं। फडणवीस को जो दिल्ली की जो सेंट्रल लीडरशिप है जो स्टैब्लिश है इस वक्त, एक बात होता है कि वो पूरी तौर पे स्टैब्लिश है। अब जो है आरएसएस और मोदी अमित शाह के बीच में कोई द्वंद्व नहीं है, वो मामला सेटल हो गया है। जो लोकसभा चुनाव के बाद दिख रहा था, जो संकट दिख रहा था कि भाई संघ और मोदी में दूरियां हैं, ये है वो सारी बातें हल हो चुकी हैं। अब संघ जमीन पे काम कर रहा है, राज्यवार संगठन पे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, और सेंट्रल लीडरशिप उसने मोदी और अमित शाह के हवाले कर रखा है। खास बात यह है कि मोदी बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री अपनी भूमिका में है, और अमित शाह एक तरह से पार्टी और संगठन का कोऑर्डिनेशन भी उनके हाथ में, और बहुत मजबूती के साथ 3 राज्यों में, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में आपने देखा कि भाई अमित शाह ने बहुत खूबसूरत ढंग से कोऑर्डिनेशन किया, और पार्टी को बड़ी जीत मिली है, पार्टी बड़ी ताकतवर बन के उभरी है। तो उस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ संघ खड़ी है। ऐसे में अगर ऐसी कोई तार्किकता आगे बढ़ती है तो संघ शायद उसको नकार भी न पाए। तो भाजपा के भविष्य को लेकर के जो तार्किकता चल रही है, जिसके भरोसे अमित शाह अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे, इसलिए भी चाहेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज की तारीख में उनकी लीडरशिप, मोदी के बाद उनका कोई विकल्प भाजपा में नहीं है, तो भाजपा में उसको तलाशने की भी कोई कोशिश नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में भी 2029 के आगे चल करके भी कोई काउंटर करता है भारतीय जनता पार्टी में जो है अमित शाह को, तो शायद वो एकमात्र चेहरे इस वक्त दिख रहे हैं वो फडणवीस होंगे, क्योंकि फडणवीस यंग है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बड़ी क्षमता है, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य से आते हैं, काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है मुंबई और महाराष्ट्र, उनके पास काफ़ी ताकत हो सकती है। वो कहीं ना कहीं कल वो एक चैलेंज दे सकते हैं। एक तरह से अगर वो निपट जाते हैं या कमज़ोर होते हैं तो दिल्ली जो भाजपा लीडरशिप है वो पूरी तौर पे महफूज और सुरक्षित हो जाएगी, पार्टी के अंदर भी। तो यह सोच हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सोच है ही, लेकिन कुल देकर के भाजपा को मजबूत करने का तर्क भी साथ में काम कर रहा है। और वो ये है कि भाई एकनाथ शिंदे आते हैं तो भाजपा की लोकसभा में सीटें बढ़ जाती हैं आज की तारीख में, और शिंदे जो है भाजपा की जमीन को महाराष्ट्र में विस्तारित कर देते हैं। भाजपा जो चाहती थी, जिसके लिए इतने लंबे समय से लगी हुई है, जो भाजपा सेना के साथ छोटे भाई की भूमिका में थी, फिर बड़े भाई की भूमिका में आई, वो भाजपा महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरह से अकेली सरकार चलाना चाहती है। तो उसका सपना होगा, और उस सपने को एकनाथ शिंदे पूरा कर सकते हैं। वो शायद वो बड़ा सपना है जिसके भरोसे एकनाथ शिंदे को बल मिल रहा है, या एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि उनसे या उनकी क्षमता का इस्तेमाल भाजपा को दिख रहा है।
उन संभावनाओं को देख करके ही एकनाथ शिंदे को बल मिला, वरना एकनाथ शिंदे लड़ाई नहीं लड़ पाते। वैसे भी एकनाथ शिंदे बहुत ताकतवर नेता है, बहुत मजबूत नेता है, चीज़ों को सूंघ लेते हैं, उन्हें अपनी परिस्थितियों का आकलन बहुत बखूबी आता है। अभी शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के बहुत खास सहयोगी जो हैं संजय राउत ने बीच में कहा कि भाई अगर 2019 में भाजपा ने सेना को सरकार बनाने दिया होता है, मुख्यमंत्री पद दिया होता, तो भी उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाते। और एकनाथ शिंदे बाद में भी जब सेना शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन बना तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि शरद पवार जानते थे कि एकनाथ शिंदे को आगे करके वो कांग्रेस और सेना और एनसीपी का गठबंधन नहीं बना सकते। और वैसे भी वो उद्धव ठाकरे को कार्ड के रूप में उनकी इमोशनलिटी के भरोसे सरकार का गठन करना चाहते थे। एक तरह से वो रुकावट बन गए शिंदे के रास्ते पे। तो शिंदे जो हैं एक तरह से पिछले 10 साल से महाराष्ट्र में एक बड़े नेता के रूप में तैयार थे। शिवसेना भी इस बात को जानती है और यही कारण है कि शिवसेना से अलग होने के बाद इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक के कार्यकर्ता, विधायक उनके साथ हैं और वो ताकत उन्होंने दिखाई है दोनों चुनाव में। जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे को भाजपा जो है उनको लेकर के आशान्वित हो सकती है, भाजपा उनका इस्तेमाल कर सकती है और उसके लिए कोई न कोई बात चल रही होगी, कोई न कोई एक हलचल है भाजपा के अंदर एकनाथ शिंदे को लेकर। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे लगातार फडणवीस पे हमलावर है या फडणवीस से दो हाथ करने की मूड में दिखते हैं। वरना एकनाथ शिंदे की कोशिश कभी नहीं हो सकती थी या कोई भी नेता इस तरह नहीं सोच सकता था, ये तो आत्मघाती होता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के लिए भविष्य की संभावनाएं अभी बहुत है। महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी कुछ अलग हो सकता है भविष्य में कभी, और महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नया बदल सकता है। भाजपा एक नई भूमिका में आने के लिए नए रास्ते से पहल कर सकती है और वहीं पे एकनाथ शिंदे की भविष्य की संभावनाएं बनी है। तो बहरहाल ये बात करनी थी, इसलिए हमने इस मुद्दे पर आज आपसे चर्चा किया। ये लोगों के मन में हलचल थी, हमारे भी मन में हलचल थी। ये हमारा सिर्फ आकलन है, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक फैक्ट आ गया है जिसके भरोसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये आकलन है, हमने तमाम सारे लोगों से बात भी किया और उनके बीच में भी कुछ इसी तरह का आकलन। इस आकलन को सही ढंग से समझने के लिए हमने कोशिश की और आपसे बात की। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।